नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 74th एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आखिर 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई। नई शिक्षा नीति पर मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में जबरदस्त माथापच्ची हुई थी। हालांकि लंबी विमर्श प्रक्रिया के बाद आखिरकार बुधवार को नई शिक्षा नीति पर मोहर लग गई। सवाल है कि क्या देश में वाकई ऐसी ही नई शिक्षा नीति की जरूरत थी, और यह भी कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव आएगा। हालांकि विशेषज्ञ कई तरह के सवाल उठा रहे हैं, जिसके बारे में विस्तार से जानकारी फिलहाल आना बाकी है। मगर पूरे मामले का सकारात्मक पक्ष यह है कि नई शिक्षा नीति पर मोहर के बावजूद फिलहाल किसी तरह का विवाद खड़ा नहीं हुआ है। निश्चित रूप से बदलते परिदृश्य और बदलती जरूरतों के मद्देनजर देश को नई शिक्षा नीति की जरूरत थी, वह भी तब जब देश में अध्ययन के नाम पर लगातार रट्टा मार प्रवृत्ति हावी हो रही है। प्राथमिक शिक्षा हासिल कर रहे बच्चों के एक बड़े वर्ग को जोड़, घटा, गुणा और भाग नहीं आता हो। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति दिनेश सिंह कहते हैं, नई शिक्षा नीति को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। इसमें कई सकारात्मक बातें हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पहले से लागू हो जानी चाहिए थी। हालांकि अब चुनौती है इसे ईमानदारी से जमीन पर उतारने की। इसके लिए योग्य लोग चाहिए। अगर योग्य लोगों और बेहतर रणनीति का अभाव रहा और इसे जमीन पर ईमानदारी से नहीं उतारा जा सका तो बदहाल शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नई शिक्षा नीति के सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो इसमें शुरुआती कक्षा 8 तक मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना सबसे बेहतरीन फैसला है। मातृभाषा में शुरुआती शिक्षा नहीं देने के कारण प्राथमिक शिक्षा के दौरान ही बच्चों की नींव कमजोर पड़ जाती थी। वैसे भी मनोवैज्ञानिक पक्ष तो यही है कि बच्चे मातृभाषा में किसी विषय वस्तु को सबसे बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। इसके अलावा नई शिक्षा नीति में व्यवहारिक और तकनीकी ज्ञान को विशेष महत्व देने की बात कही गई है। खेल, संगीत, कला, योग जैसे विषय जो पहले सहायक या अतिरिक्त पाठ्यक्रम थे, अब ये विषय मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। बीच में किसी कारणवश पढ़ाई छूटने के कारण जहां छात्रों के सामने कोई विकल्प नहीं था, अब नई नीति में उन्हें दोबारा अध्ययन शुरू करने और प्रमाण पत्र हासिल करने का अधिकार दिया गया है। मसलन अगर बीच में पढ़ाई छूटती है तो ऐसे छात्रों को 1 साल की पढ़ाई पर प्रमाण पत्र, 2 साल की पढ़ाई पर डिप्लोमा, 3 या 4 साल की पढ़ाई के बाद डिग्री देने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा विशेषज्ञ मीता सेन गुप्ता कहती हैं कि नई शिक्षा नीति में मल्टीपल चॉइस का प्रावधान बेहतरीन है। थ्योरी के साथ व्यवहारिक ज्ञान को भी महत्व दिया गया है। यह भी बेहतरीन प्रयास है। मगर समस्या शुरुआती शिक्षा मातृभाषा में देने की है। यह ठीक है कि बच्चों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए मातृभाषा में शिक्षा बेहतर नतीजे देगी, मगर इससे जुड़े कई पहलुओं के जवाब इस नीति से गायब है। मसलन क्या किसी स्कूल की एक ही मातृभाषा होगी? अगर एक क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की अलग अलग मातृभाषा हुई तो ऐसे में अलग अलग बच्चों को एक ही कक्षा में अलग अलग भाषा में कैसे शिक्षा दी जाएगी? कई सेवाओं से जुड़े ऐसे लोग भी हैं जिनका कुछ निश्चित अवधि के बाद स्थानांतरण होता है। मसलन अगर केरल का बच्चा दिल्ली के स्कूल में आया तो उसे उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कैसे होगी? क्या इससे बच्चे के माता पिता परेशान नहीं होंगे? हालांकि मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट की नीति बेहतरीन फैसला है। इससे विद्यार्थियों को अपनी रुचियां तय करने में बेहद आसानी होगी। एक सवाल यह भी है कि नई शिक्षा नीति पर विमर्श के दौर में खासा सियासी विवाद हुआ। सरकार पर शिक्षा का भगवाकरण करने और हिंदी थोपने का प्रयास करने के आरोप लगे, मगर नई नीति पर मोहर लगने के बाद कोई बड़ा विवाद क्यों नहीं हुआ? दरअसल नई शिक्षा नीति में शुरुआती शिक्षा का माध्यम
मातृभाषा करने से एक बड़े वर्ग को विरोध का मौका हाथ नहीं लगा। दूसरा, नई शिक्षा नीति में राज्यों को कुछ विषयों में अपनी ओर से कुछ अध्यायों को शामिल करने का अधिकार दिया गया है। मसलन इतिहास, हिंदी जैसे विषयों पर संबंधित राज्य किताबों में अपनी ओर से कुछ अध्याय जोड़ या हटा सकेंगे। ऐसे में राज्य अपने यहां से संबंधित महत्वपूर्ण शख्सियतों, मामलों से संबंधित अध्याय किताबों में जोड़ सकेंगे। एक अहम फैसला शिक्षा के क्षेत्र में बजट आवंटन बढ़ाने का है। नई शिक्षा नीति में भविष्य में देश की शिक्षा पर जीडीपी का 4.43% की जगह 6% राशि खर्च करने की व्यवस्था है। अगर इसे सही तरीके से जमीन पर उतारा गया तो देश में शिक्षकों की कमी दूर करने और स्कूली ढांचे में सुधार में मदद मिलेगी। इसी कड़ी में कुछ वर्षों के बाद कॉलेजों को खुद डिग्री प्रदान करने का अधिकार देने और डीम्ड यूनिवर्सिटी को खत्म करने की बात कही गई है। इस फैसले से देश के कई हिस्सों में कोर्स की तय अवधि में खत्म न होने जैसी समस्या से निजात मिलेगी। नई नीति में साल 2030 तक हर बच्चे को शिक्षा सुनिश्चित करने की बात कही गई है। स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद हर बच्चे के पास तकनीकी ज्ञान भी होगा। जाहिर तौर पर नई शिक्षा नीति में शिक्षा व्यवस्था में आमूल बदलाव के लिए व्यवहारिक प्रावधान किए गए हैं। भविष्य की जरूरतों के मुताबिक बदलाव की रूपरेखा तैयार की गई है। देश को रट्टामार शिक्षा से मुक्ति के साथ उद्देश्यपूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की भी व्यवस्था है। मगर सवाल नीति के ईमानदारी से जमीनी स्तर पर लागू किए जाने का है। आजादी के बाद के 7 दशक में देश ने कई बेहतरीन नीतियों को धरातल पर हांफते कांपते पाया है, क्योंकि नीतियों को लागू करने वाली मशीनरी इस देश में सुधार की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। कभी संविधान सभा की बैठक में संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि खराब से खराब संविधान भी बेहतर बुनियाद डाल सकता है और बेहतर से बेहतर संविधान भी बुनियाद को खोखला कर सकता है, क्योंकि किसी भी संविधान का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसे लागू करने वाला तंत्र कैसा है। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में हम अंबेडकर के उस कथन को याद कर सकते हैं। नई शिक्षा नीति की मुख्य चुनौती ही यह है कि इसे जमीन पर कितने कारगर ढंग से लागू किया जाता है। नमस्कार।